कैसे हैं आप? ओके, आज अपन देखते हैं इसमें मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन और विकास। देखिए, आवृतबीजी पादपों के अंदर पुष्प का सबसे आंतरिक जो भाग होता है वो मादा जननांग का पार्ट होता है। जैसे अपन ने पुष्प की संरचना में ये देखा है इसमें कि पुष्प की संरचना जो है, यदि इसका अनुदैर्घ्य काट काट करके देखा जाए तो इसमें इस तरह की ये संरचनाएं दिखाई देती हैं। इन संरचनाओं के अंदर सबसे आंतरिक जो पार्ट है, यानी ये जो भाग है, ये पुष्प का सबसे अंदर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट इसका स्त्री जननांग होता है। इस स्त्री जननांग को जायांग बोलते हैं। स्त्री जननांग को जायांग के नाम से जानते हैं, गाइनोसियम। इस जायांग के 3 पार्ट होते हैं। ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय। तो मादा जननांग में जायांग के 3 मुख्य भाग हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये जो जायांग है ये एक या एक से अधिक इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है। इन इकाइयों को कहते हैं अंडप। तो जायांग एक या एक से अधिक इकाइयों से मिलकर के बना हुआ होता है, इनको अंडप कहते हैं। यदि जायांग एक से अधिक अंडपों से मिलके बना है तो ये अंडप पृथक पृथक भी हो सकते हैं और संयुक्त यानी जुड़े हुए भी हो सकते हैं। यदि ये पृथक पृथक हैं तो इनको कहेंगे पृथकांडपी। एपोकार्पस। और यदि ये जुड़े हुए हैं तो इनको कहेंगे संयुक्त अंडपी यानी सिनकार्पस। तो एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस किसको कहेंगे? यदि अंडप अलग अलग हैं तो एपोकार्पस, और यदि अंडप संयुक्त हैं तो सिनकार्पस। इस जायांग में पूरा जायांग जो है फ्लास्क रूपी, इसकी ये जो संरचना है इसमें ये वाला जो भाग है, आधारीय भाग इसका, ये अंडाशय है। और इस अंडाशय के अंदर कई गोलाकार संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को ओव्यूल यानी बीजांड कहते हैं। अंडाशय में कई गोलाकार संरचनाएं होती हैं। इन गोलाकार संरचनाओं को ओव्यूल या बीजांड कहते हैं। ये जो बीजांड है इसका किस तरह से परिवर्धन होता है और कैसे इसका विकास होता है, किस तरह की इसकी संरचना होती है, तो ये देखते हैं अपन बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना
बीजांड की संरचना में बीजांड का जो मुख्य भाग है, बीजांडकाय, न्यूसेलस, बीजांड का मुख्य भाग होता है न्यूसेलस यानी बीजांडकाय। इस बीजांडकाय के अंदर एक पार्ट ऐसा होता है जो अध्यावरण से मुक्त होता है, बाकी सारा का सारा ये अध्यावरण से घिरा हुआ होता है। यानी न्यूसेलस के बाहर का जो भाग है ये बाह्य अध्यावरण। इसके अंदर वाला पैर तो यदि है तो इसमें अंतः अध्यावरण। तो न्यूसेलस के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको अध्यावरण कहते हैं। इस न्यूसेलस का कुछ भाग ऐसा होता है कि वहाँ पर यह अध्यावरण से मुक्त होता है, यानी ये वाली जो जगह है यहाँ पर यह अध्यावरण नहीं है। इसमें इस जगह को कहते हैं बीजांड द्वार। न्यूसेलस का वो भाग जहाँ पर अध्यावरण से मुक्त होता है, अध्यावरण से घिरा हुआ नहीं होता है, उसको बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के पास की जो कोशिकाएं हैं, ये पूरा का पूरा न्यूसेलस है। इस न्यूसेलस के बीजांड द्वार के पास की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, उसका कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है, केंद्रक स्पष्ट हो जाता है। इस कोशिका को प्रपशु प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। प्रपशु प्रारंभिक कोशिका या प्रपशु आरंभक कोशिका यानी आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल। इस आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल में यानी बीजांड द्वार के पास वाली जो न्यूसेलस की कोशिकाएं हैं, इनमें से कोई एक आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल बनेगी। इस आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल में फिर परिणत विभाजन होता है और उस परिणत विभाजन के फलस्वरूप इससे दो कोशिकाएं बनती हैं, पैराइटल सेल बाहरी कोशिका है ये पैराइटल सेल यानी भित्तीय कोशिका, और अंदर वाली कोशिका होती है, इसको कहते हैं बीजाणुजन कोशिका। तो इस तरह से परिणत विभाजन के फलस्वरूप यानी प्रपशु कोशिका में, यह प्रपशु कोशिका कहाँ है? यहाँ न्यूसेलस की बीजांड द्वार के पास वाली कोशिकाएं। प्रपशु कोशिका में पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से पैराइटल सेल यानी भित्ति कोशिका और बीजाणुजन कोशिका बनती हैं। ये बीजाणुजन कोशिका है, यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करती है। यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करेगी। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये रिडक्शन डिवीजन होगा इसमें, अर्धसूत्री विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं यानी 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। तो अपन जानते हैं किसी भी कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। तो इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनेंगी और ये एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित हो जाती हैं, सीधे रेखिक क्रम में व्यवस्थित होती हैं। इन कोशिकाओं में जो निभाग की ओर होती है, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं निभाग। तो निभाग की ओर जो कोशिका है वो कोशिका फंक्शनल रहती है, कार्यात्मक रहती है। बाकी 3 कोशिकाएं हैं
वो ह्रासित हो जाती हैं। ये जो कार्यात्मक कोशिका होती है ये फिर भ्रूण कोश का निर्माण करती है। वृद्धि करता हुआ जो भ्रूण कोश है, बाकी 3 जो ह्रासित कोशिकाएं हैं वो ह्रासित कोशिकाओं को पोषण के रूप में उनका उपयोग करता है। तो यहाँ इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में रिडक्शन डिवीजन हुआ। रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाएं बनी। ये चारों पुत्री कोशिकाएं एक लीनियर क्रम में, रेखिक क्रम में व्यवस्थित हो जाती हैं। निभाग की ओर जो कोशिका होगी वो कोशिका फंक्शनल रहेगी, बाकी 3 कोशिकाएं हैं वो ह्रासित हो जाती हैं। ये जो फंक्शनल कोशिका है ये आगे चलकर फिर भ्रूण कोश का निर्माण करती है और इसे भ्रूण कोश को ही मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो यहाँ ये जो भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश का निर्माण जब होता है तो उस समय क्या होगा कि ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कोशिका बनी है, इस कोशिका में एक बार पहले सूत्री विभाजन होगा। इस सूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनेंगी। इसके साथ ही साथ ये होता है कि इसके अंदर छोटी छोटी रिक्तिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं। ये रिक्तिकाएं फिर आकार में बड़ी होती हैं और मिलकर के एक बड़ी रिक्तिका बना लेती हैं। बड़ी रिक्तिका का निर्माण होने के साथ ही साथ इस कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन से जो 2 कोशिकाएं बनी हैं, उन 2 कोशिकाओं में एक इधर निभाग की ओर आ जाती है और दूसरी बीजांड द्वार की ओर आ जाती है। तो बीजाणुजन कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनेंगी। दोनों कोशिकाएं रिक्तिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चली जाती हैं। तो एक कोशिका यहाँ ऊपरी हिस्से में आ गई, दूसरी कोशिका नीचे वाले हिस्से में आ गई। इसके बाद इन कोशिकाओं के अंदर फिर समसूत्री विभाजन होता है और उस समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका से यहाँ 2 बन जाएंगी, यहाँ भी एक कोशिका से 2 बन जाएंगी। फिर एक बार समसूत्री विभाजन होगा, यानी कुल मिलाकर के 3 बार समसूत्री विभाजन होते हैं और इन 3 बार के समसूत्री विभाजन से इसमें 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। ये जो 8 कोशिकाएं बनती हैं, इनमें से 3 विपरीत ध्रुवों की ओर रह जाती हैं और एक साइड की कोशिकाएं, यानी दोनों ओर से, दोनों ध्रुवों से एक एक कोशिका यहाँ इस भ्रूण कोश के बीच में आ जाती हैं और सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका का निर्माण करती हैं। तो ये दोनों मिलकर के यहाँ पर ये केंद्रीय कोशिका बन जाती है। तो इस तरह से बीजाणुजन कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन जब 3 बार होते हैं तो 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन 8 कोशिकाओं में 3 कोशिकाएं एक ध्रुव की ओर रह जाती हैं, 3 कोशिकाएं दूसरे ध्रुव की ओर आ जाती हैं और एक एक कोशिका बीच में आकर के ये संयुक्त होती हैं। इसको कहते हैं सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका। अब ये जो 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं, ये तीनों कोशिकाएं यहाँ जो निभाग वाले सिरे की ओर आकर के व्यवस्थित हो गई हैं, इन तीनों कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल्स। तो निभाग वाले सिरे की ओर जो 3 कोशिकाएं हैं, इन 3 कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। ये जो बीजांड द्वार है, इस बीजांड द्वार की ओर जो 3 कोशिकाएं हैं, इन 3 कोशिकाओं में बीच की जो कोशिका है ये साइड की दोनों कोशिकाओं से थोड़ी सी बड़ी होती है। इस कोशिका को कहते हैं अंड कोशिका। ये एग सेल है और साइड की जो 2 कोशिकाएं हैं इनको कहते हैं सहायक कोशिका। तो बीजांड द्वार की ओर जो 3 कोशिकाएं हैं, इन 3 कोशिकाओं के अंदर बीच वाली कोशिका थोड़ी सी बड़ी होती है जिसको अंड कोशिका कहते हैं
और साइड वाली दोनों कोशिकाएं इससे थोड़ी छोटी होती हैं, इनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तीनों कोशिकाओं को मिला करके इसको कहते हैं अंड समुच्चय। अंड कोशिका और सहायक कोशिका, इन तीनों को मिला करके अंड समुच्चय कहते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो पार्ट है ये इसका भ्रूण कोश है। और इसी को मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। भ्रूण कोश को ही मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। इस तरह से ये जो मादा युग्मकोद्भिद है इसमें कुल कितनी कोशिकाएं हो गई? 7 कोशिकाएं हो गई। 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं अंड समुच्चय में और 1 केंद्रीय कोशिका। इस तरह से ये संरचना जो है 7 कोशिकीय होती है और केंद्रक इसमें 8 होते हैं। 3 केंद्रक तो यहाँ प्रतिमुखी कोशिका में, 3 केंद्रक यहाँ पर सहायक कोशिका और अंड कोशिकाओं में, और 2 केंद्रक यहाँ पर सेंट्रल सेल में। तो इस तरह से एक मादा युग्मकोद्भिद 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। तो इस तरह से ये मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो जो यहाँ तक अपन ने देखा इसमें कि जायांग के अंदर जो बीजांड बनते हैं, इस बीजांड की जो संरचना है वो इस तरह की है इसमें कि ये मुख्य भाग इसका न्यूसेलस यानी बीजांड काय है। बीजांड काय के अंदर बाहर की साइड में जो आवरण होता है इसको अधावरण कहते हैं। कुछ बीजांड काय का भाग जो है वो अधावरण से मुक्त होता है, वो भाग इसमें बीजांड द्वार का होता है। बीजांड द्वार के पास वाली जो अधावरण की ये बीजांड काय की जो कोशिकाएं हैं, न्यूसेलस की कोशिकाएं हैं, इनमें से फिर कोई एक कोशिका बड़ी होती है, केंद्रक उसका स्पष्ट हो जाता है, कोशिका द्रव गाढ़ा हो जाता है और उस कोशिका को क्या कहते हैं? आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल। उस आर्किस्पोरियल इनिशियल सेल के अंदर फिर पैराइटल डिवीजन होता है। उस डिवीजन के फलस्वरूप फिर पैराइटल सेल और बीजाणुजन कोशिका यानी भित्ति कोशिका और बीजाणुजन कोशिका बनती हैं। बीजाणुजन कोशिका में फिर ये बीजाणुजन कोशिका ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। इसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनती हैं। ये 4 कोशिकाएं एक लीनियर क्रम में व्यवस्थित हो जाती हैं, जिनमें निभाग की ओर वाली जो कोशिका है वो फंक्शनल रहती है, बाकी डिजनरेट हो जाती हैं, ह्रासित हो जाती हैं। ये जो एक्टिव सेल है, ये एक्टिव सेल इसके अंदर फिर 3 बार समसूत्री विभाजन होते हैं और उन 3 बार समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप भ्रूणकोश का निर्माण होता है। कुल 8 कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हो जाती हैं, 3 अंड समुच्चय में आ जाती हैं और 2 मिलकर के सेंट्रल सेल का निर्माण कर लेती हैं। और इस तरह से ये मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। अब ये टोटल संरचना जो है ये बीजांड की संरचना है। अब देखते हैं अपन इसमें बीजांड के प्रकार, यानी इसमें बीजांड व्रंत, ये वाला इसका जो नीचे डंठल वाला भाग है इसको कहते हैं बीजांड व्रंत। तो बीजांड व्रंत, बीजांड द्वार और निभाग, इन तीनों की स्थिति के आधार पर बीजांड का वर्गीकरण किया जाता है, यानी ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये बीजांड के प्रकार कितने हैं और किस तरह की इनकी संरचना होती है, तो ये देखते हैं अपन। नाम बीजांड के प्रकार।
यानी बीजांड वृंत, बीजांड द्वार और निभाग, इन तीनों की पोजीशन के आधार पर इनको 6 भागों में बांटा गया है। ऋजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, अर्ध प्रतीप, वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड, और कुंडलित बीजांड। तो इस तरह से बीजांड वृंत, बीजांड द्वार और निभाग, इनकी पोजीशन के आधार पर बीजांड को 6 भागों में, 6 प्रकारों में बांटा गया है। ऋजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, अर्ध प्रतीप बीजांड, वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड और कुंडलित बीजांड। इन 6 प्रकार के बीजांड की संरचना अपन कल के लेसन में लेंगे। आज का लेसन यहीं तक है। धन्यवाद।